हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ यूपी पीसीएस तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलस्का। आज हम फाइलम मोलस्का के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अभी तक एग्जाम में देखे जा चुके हैं या आने वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे। समय को ना वेस्ट करते हुए पढ़ते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। क्या वो ओएस्टर है, कटल फिश, टेरिडो या मेसल्स। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी। देखिए, वैसे तो जो टेरिडो होता है ये थाईलैंड और मोराजो जैसे देशों में तटीय किनारों पर पाया जाता है और वहाँ पे खाया जाता है। लेकिन ये जब देखिए राजस्थान पीसीएस पीजीटी में आया था 2018 में, तो आयोग ने इसका सही जवाब ऑप्शन सी माना था। अगर आपको ये बिहार में यही सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है बिहार पीजीटी में, तो आप इसका आंसर जो है वो नन ऑफ एबव लगा के आएंगे, क्योंकि टेरिडो भी थाईलैंड और मोराजो जैसे देशों में खाने को मतलब खाया जाता है, खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दोपट्टा यानी बाइवाल्व में कौन सी संरचना मोती का श्रावण करती है? क्या वो पेरियोस्ट्राकर्म परत है, लेयर है, या फिर प्रिज्मीय लेयर है, या फिर नैक्रियस परत है, या फिर मेंटल परत है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो सही जवाब है वो है नैक्रियस लेयर। नैक्रियस लेयर जो होती है ये बाइवाल्व में मोती का श्रावण करती है। मोती आप धागों में पिरो के जो मोती पहनते हैं, जो मोती जैसी संरचना होती है, ये नैक्रियस लेयर द्वारा स्रावित होती है। नैक्रियस लेयर को मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मदर ऑफ पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसी नैक्रियस लेयर को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। यह नैक्रे जो होता है एक बायो मिनरल है जो मोतियों की बाहरी कटिंग भी बनाता है। ठीक है, इसमें एक नैक्रे जैसी संरचना पाई जाती है जो मोतियों की बाहरी कटिंग बनाता है, या चमकदार और इंद्रधनुषी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोप्लेना जोड़ने वाली कड़ी है, यानी नियोप्लेना इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन। किसके किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है नियोप्लेना? ऑप्शन है एनिलिडा और मोलस्का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। तो इसका जो सही जवाब है वो है एनिलिडा और मोलस्का। एनिलिडा और मोलस्का को जो जोड़ने वाली कड़ी है, जो इनके बीच की कनेक्टिव लिंक है, वो नियोप्लेना है। वहीं बात करें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के कनेक्टिव लिंक की, तो पेरीपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के कनेक्टिव लिंक है। इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा को जोड़ने वाली कड़ी को ब्लेनोग्लासेस के नाम से जाना जाता है। ब्लेनोग्लासेस जो होता है ये इसमें इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नियोप्लेना, एनिलिडा और मोलस्का दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो नियोप्लीना है यह एक जीवित जीवाश्म है, यानी कि लिविंग फॉसिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। नियोप्लीना को जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। यह मोनोप्लाकोफोरा क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलस्क। निम्न में से कौन सा एक मोलस्क जंतु है? फ्लैट फिश, कटल फिश, स्टार फिश या सिल्वर फिश। तो आपको बता दें, जो कटल फिश है इसी को सीपिया के नाम से जाना जाता है और यह फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है। कटल फिश, ठीक है, कटल फिश क्लास सेफेलोपोडा से संबंधित है। इसका कॉमन नेम सीपिया होता है। यह मोलस्का के अंतर्गत आता है। वहीं पे बात करें स्टार फिश, तो यह इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। और सिल्वर फिश जो होता है ये आर्थ्रोपोडा का एक जीव है, सिल्वर फिश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू मोलस्का। मोलस्का से कौन सा संबंधित है? यहाँ पे फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है मोलस्का से कौन सा संबंधित है। क्रेफिश, जेलीफिश,
कटल फिश या हैग फिश। तो अभी हम लोगों ने देखा कटल फिश जिसे आप सीपिया के नाम से जानते हैं, यह फाइलम मोलस्का से संबंधित है। फाइलम मोलस्का जो है ये सभी जितने भी संघ हैं उसमें से दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला कौन सा है? पहला आर्थ्रोपोडा है और दूसरा क्या है? मोलस्का है। मोलस्का में सामान्यतः समुद्री व जलीय जीवों का संघ माना जाता है। इसमें समुद्री व जलीय जीव पाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो एनिमल है वो है कटल फिश, इसे सीपिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ मोलस्का में आपको ऑक्टोपस, पाइला, पिंक टाडा जिसे पर्ल ओयस्टर के नाम से जाना जाता है, डोरियस जिसे समुद्री नींबू कहा जाता है, ये सब फाइलम मोलस्का में देखने को मिलते हैं। फाइलम मोलस्का की जो एक विशेषता होती है वो ये होती है, इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फाइलम मोलस्का में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से फाइलम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का पाया जाता है, तो फाइलम मोलस्का में ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। कटल फिश, ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर बताइए। बेलिजर लार्वा पाया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि बेलिजर लार्वा इज फाउंड इन, जो बेलिजर लार्वा है वो किस फाइलम के अंतर्गत पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकानोडर्मेटा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये राजस्थान पीजीटी में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। एक बार 2015 में, एक बार 2016 में। तो आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए 15 और 16 में दोनों में ये रिपीट हुआ है। बेलिजर लार्वा जो होता है ये फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फाइलम मोलस्का का एक लार्वा है बेलिजर लार्वा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल आर ऑब्टेन फ्रॉम, मोती से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे पूछा है मोती से क्या प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंक टाडा वैल्गैरिस। पिंक टाडा वाल्गैरिस को पर्ल वेस्टर के भी नाम से जाना जाता है, इसको पर्ल वेस्टर भी कहा जाता है और यह मोती से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पिंक टाडा वल्गैरिस मोती से प्राप्त किया जाता है। पिंक टाडा जो होता है ये खारे पानी का सीप होता है, ये भी सीप की एक प्रजाति है, सीप ही है, ये खारे पानी में पाया जाता है, ठीक है। इससे क्या प्राप्त होता है? मोती प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पिंक टाडा वल्गैरिस मोती से प्राप्त किया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोती की माता के नाम से किससे जाना जाता है? मदर ऑफ पर्ल्स इज नोन एज, अभी ऊपर हम लोग जब हम शुरुआत में ही स्टार्ट किए थे क्वेश्चन डिस्कस करना, वहीं पे मैंने आपको बताया था नेक्रे जो होती है इसको पर्ल ऑफ ओयस्टर के नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है नेक्रे को, ठीक है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेक्रे, ऑप्शन सी। नेक्रे को मोती की माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मदर ऑफ पर्ल के नाम से नेक्रे को जाना जाता है। नेक्रा क्या होता है? मोती क्या होती है? मोती जो होती है यह एक कठोर पदार्थ है और ये बनती कहाँ से? ये मुलायम ऊतकों से। आपको पता है मोलस्क के जितने भी एनिमल्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उन्हीं से इस मोती का निर्माण होता है, ठीक है। और अगर बात करें रासायनिक रूप से इनके केमिकल प्रोसेस की, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। जो फाइलम मोलस्का के एनिमल्स के जो कवरिंग होती है, जो खोल होती है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है और उसी से इस मोती का निर्माण होता है, ओके। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोप्लीना एक प्राचीनतम उदाहरण है। नियोप्लीना किसका उदाहरण है? क्या वो एनिलिडा का है, आर्थ्रोपोडा का है, हेलमिन्थेस का है या मोलस्का का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नियोप्लीना फाइलम मोलस्का का एक प्राचीनतम जीव है। ये किस में पाया जाता है? नियोप्लीना मोलस्का में, ठीक है। मोलस्का का एक जीव है और इसका जो वर्ग होता है, जिसका क्लास है, वो मोनोप्लांकोफोरन के अंतर्गत आता है। मोनोप्लांकोफोरन, ठीक है, मोनोप्लांकोफोरन क्लास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है, यानी कि सबसे पुराना सबसे प्रिमिटिव कौन सा मोलस्क है? काइटन, डेंटिलियम, नियोप्लीना या प्लेटा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नियोप्लीना। नियोप्लीना ही सबसे पुराना, सबसे आदिम, सबसे प्रिमिटिव मोलस्क है, ओके।
अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इनको इससे मैच करना है, यानी कि मैच करने वाला ऑप्शन है। यहाँ पे पूछा है कौन सा किससे मैच होगा। यहाँ पे एक तरफ आपको एनिमल्स का नाम दिया हुआ है और एक साइड आपको फाइलम का नाम दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो आपको पहले दिखाई दे रहा है यूनियो। यूनियो किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता है यूनियो जो होता है ये फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है, यानी ए का मैच होगा 2 से। यूनियो किसके अंतर्गत आता है? मोलस्का के अंतर्गत। बात करें ऑरेलिया की, तो हम लोग जब सिलेंट्रेटा फाइलम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ऑरेलिया के बारे में पढ़ा था। ऑरेलिया फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। एस्टेरियस किसके अंतर्गत आता है? इकानोडर्मेटा। जब हम मोलस्का को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम फाइलम इकानोडर्मेटा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसी का एक एनिमल है एस्टेरियस। एस्केरिस निमेटोड्स के अंतर्गत आता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग फाइलम निमेटोडा में इसका डिस्कशन किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूनियो हो जाएगा मोलस्क, यूनियो मोलस्क। ऑरेलिया सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, एस्टेरियस इकानोडर्मेटा का एक जीव है, और बात करें एस्केरिस तो यह निमेटोडा का एक एनिमल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु का जोड़ा फाइलम मोलस्का के क्लास वाल्विया से संबंधित है? यानी कि आपको यहाँ पे एनिमल्स दिए हैं और बताना है आपको कि कौन सा एनिमल है जो क्लास वाल्विया में आता है। आपको क्या वो एस्ट्रिया और माइटिलस है, एस्ट्रिया एनोडोटा है, या केवल फोलस और टेरिडो है, या सभी हैं? तो आपको बता दें क्लास जो आपका मोलस्क है, जो फाइलम मोलस्क है और उसका क्लास वाल्विया के अंतर्गत आपको बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं, जिसमें एस्ट्रिया, माइटिलस, एनोडोटा, फोलस, टेरिडो, ये सभी फाइलम मोलस्का के क्लास वाल्विया से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्क पुनर्जनन कर सकते हैं? मोलस्क में रीजनरेट। फटाफट क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो मोलस्क होते हैं, जो मोलस्क के एनिमल होते हैं, वो रीजनरेशन की क्षमता रखते हैं। वो किस किस चीज़ का रीजनरेशन कर सकते हैं? किसको पूरा जीवित कर सकते हैं, पुनः जनरेट कर सकते हैं? क्या वो नेत्र है, पैर है, सिर के अंश हैं, या सभी? तो बता दें आपको पुनर्जनन की क्षमता, रीजनरेशन वो क्षमता होती है जिसमें कोई अंग जो है एक बार डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, खत्म हो जाए, सड़ जाए, कट जाए, तो उसको पुनः से जनरेट किया जा सकता है, दोबारा से बनाया जा सकता है। इसी प्रोसेस को पुनर्जनन की क्षमता कहा जाता है। तो जो फाइलम मोलस्क है ना, वो अपने आइज यानी कि नेत्र, पैर यानी कि फुट, और पार्ट्स ऑफ हेड यानी शरीर के सिर के अंश, इन सभी के क्षतिग्रस्त होने पर इन्हें पुनः रीजनरेट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, मोलस्क का जो क्लास सिफेलोपोडा है, ये विशेष रूप से ऑक्टोपस वाल्गैरिस में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, मोलस्क में जो क्लास सिफेलोपोडा है, इसका एक एनिमल है ऑक्टोपस वाल्गैरिस, जिसे आप ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं। उसमें यह क्षमता ना बहुत कॉमन रूप से पाई जाती है कि वह अपने पैर को, सिर के अंग को, नेत्र को दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीन्यूरा। क्लास एम्फीन्यूरा को ही पॉलीप्लेकोफोरा के नाम से भी जाना जाता है। एम्फीन्यूरा, क्लास एम्फीन्यूरा या फिर क्लास पॉलीप्लेकोफोरा, दोनों दे सकता है आपको कि उसका कौन सा उदाहरण है, क्लास एम्फीन्यूरा और क्लास पॉलीप्लेकोफोरा। क्या वह डेंटेलियम है, लॉलिगो है, काइटन है, या सीपिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काइटन। काइटन जो होता है ये क्लास एम्फीन्यूरा या पॉलीप्लेकोफोरा के अंतर्गत आता है, काइटन। ठीक है, वहीं पर बात करें आपके डेंटेलियम की, तो डेंटेलियम क्लास स्कैफोपोडा के अंतर्गत आता है, जिसे टस्क सेल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टस्क सेल कॉमन नेम है किसका? तो डेंटेलियम का कॉमन नेम है टस्क सेल। ठीक है, बात करें सीपिया और लोलिगो जो है, ये क्लास सिफेलोपोडा के अंतर्गत आते हैं। सीपिया और लोलिगो क्लास सिफेलोपोडा के अंतर्गत आते हैं। डेंटेलियम स्कैफोपोडा के अंतर्गत आता है, और जो आपका काइटन है यह एम्फीन्यूरा या फिर पॉलीप्लेकोफोरा के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति से प्रभावित होती है। यानी कि जो सीपिया है और ऑक्टोपस है, इसमें ये लोकोमोशन किसके द्वारा बहुत तेजी से लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोशन की प्रक्रिया सबसे तेज होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तेज गति से चलने वाले पड़ोसी जानवर से, यानी कि जो इनके आसपास पड़ोसी जानवर पाए जाते हैं वो तेज गति से चलते हैं, इस कारण ये भी तेज गति से चलने लगते हैं। दूसरा दिया अपने स्वयं के पार्श्व पंखों के तरंग से, इनके जो फिन है, जो लैटरल फिन पाए जाते हैं, उनके तरंग से ये तेज चलने लगते हैं। या फिर इनकी शीर्ष भुजाओं के लैसिंग मूवमेंट से, इनकी जो हेड होती है उसके जो आर्म्स होते हैं, इनके जो आर्म्स होते हैं, सिफेलिक आर्म्स होते हैं, भुजाएं होती हैं, उनके मूवमेंट से ये तेज चलते हैं। या फिर वाटर इन जेट एक्सपेल्ड थ्रो साइफॉन, साइफॉन से निष्कासित पानी के जेट से। तो इसका जो सही जवाब है, सीपिया और ऑक्टोपस जो होते हैं ये तेज गति से साइफॉन से निष्कासित पानी के जेट से प्रभावित होते हैं। ठीक है, सीपिया और ऑक्टोपस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब है ये तेज गति साइफॉन से निष्कासित पानी के जेट से प्रभावित होते हैं। सेफेलोपोड्स मोलस्क का ही एक वर्ग है जिसमें ऑक्टोपस, सीपिया, स्क्विड, लोलिगो आदि शामिल है। ठीक है, ऑक्टोपस और सीपिया किस वर्ग के अंतर्गत, किस क्लास के अंतर्गत आते हैं, तो ये सेफेलोपोड्स के अंतर्गत आते हैं। सेफेलोपोड्स में और भी एनिमल देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हैं, तो वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, ऑक्टोपस है, सीपिया है, स्क्विड है, लोलिगो है। ये सारे जीव जो होते हैं वो सेफेलोपोड्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें लोकोमोशन जो होता है, इनके जो चलने की प्रक्रिया फास्ट होती है, वो जेट साइफॉन प्रणाली के यूज के द्वारा इनकी चलने की प्रक्रिया जो होती है वो फास्ट होती है। अब ये साइफॉन क्या है, तो साइफॉन एक ट्यूब जैसी संरचना है जो मोलस्क के मेंटल का हिस्सा है और इसमें जल प्रवाह का उपयोग लोकोमोशन, भोजन, श्वसन और प्रजनन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें जल प्रवाह का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सीपिया और ऑक्टोपस यानी कि सिफेलोपोड्स में, मोलस्का के सिफेलोपोड्स, क्लास सिफेलोपोड्स में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, या फिर आपसे पूछ लिया फीडिंग किसके द्वारा होती है, रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, या फिर प्रजनन किसके द्वारा, रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो वह इसके लिए जिम्मेदार जो होता है यही जेट साइफॉन प्रणाली जो होती है वह इन सब के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोपोड्स मोलस्क संघ का वर्ग है जिसमें, सिफेलोपोड्स इज अ क्लास ऑफ मोलस्क इन व्हिच, यानी कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपसे पूछा जो सिफेलोपोडा है, जो मोलस्क संघ का एक वर्ग है सिफेलोपोडा, उसकी विशेषता क्या है, क्या उसके नोटोकॉर्ड सिर तक फैले होते हैं, पैर सिर पर स्थित होता है, सिर पैर पर स्थित होता है, या सिर वक्ष स्थल से जुड़ा होता है। तो इसका जो सही जवाब है, सिफेलोपोडा के जो विशेषता होती है वो उसके पैर जो होते हैं वो इसके सिर पे प्रेजेंट होते हैं। सिफेलोपोडा के जो पैर होते हैं वो इसके सिर पे प्रेजेंट होते हैं। इसका जो सिफेलोपोड्स है ना, ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है सिफेलोपोड्स, और इसका अर्थ ही होता है सिर पर पैर। ठीक है, इसलिए इसके पैर जो होते हैं वो सिर पे होते हैं। सिफेलोपोड्स का मतलब ही होता है सिर पर पैर, या ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसका अर्थ ही होता है सिर पर पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही थैली पाई जाती है, यानी कि इंक सैक इज फाउंड इज इन, स्याही थैली किसमें पाई जाती है, सीपिया, नॉटिलस, माइटलस या बोनेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपिया। सीपिया में स्याही थैली देखने को मिलती है। सीपिया जो है ये भी सेफेलोपोडा से संबंधित है। इसमें एक स्याही थैली जैसी ग्रंथि उपस्थित होती है, एक थैली जैसी ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे स्याही थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ग्रंथि गलफड़ों के बीच स्थित होती है, जो सीपिया के गिल्स होते हैं उनके बीच में ये स्थित होती है स्याही थैली। और ये कार्य क्या करती है, तो यह एक स्याही जैसे कंपाउंड छोड़ती है, स्याही जैसे यौगिक छोड़ती है, जिससे जो होता है ये गहरा रंग, गहरा मतलब कलर जो है पानी में फैल जाता है, और जिससे ये जो जीव होते हैं वो अपने आप को छुपा लेते हैं या फिर शिकारी से दूर भाग जाते हैं। एक प्रकार से यह अपने आप को बचा लेते हैं इस इंक को छोड़ के। एक प्रकार से यह भागने का यंत्र होता है, एस्केप मैकेनिज्म होता है स्याही थैली। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्याही थैली किसमें पाया जाता है, सीपिया में देखने को मिलता है। डेंटेलियम संबंधित है किस वर्ग से, आपको यहाँ पे 4 वर्ग दिया है और पूछा है डेंटेलियम किससे संबंधित है, क्या वो मोनोकोप्लोकोफोरा है, गैस्ट्रोपोडा है, वाल्विया है या स्कैपोपोडा है। तो देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था डेंटेलियम के बारे में, तो जो डेंटेलियम है ये किससे संबंधित है, डेंटेलियम
स्कैफोपोडा से संबंधित है। स्कैफोपोडा वर्ग स्कैफोपोडा के अंतर्गत आता है डेंटिलियम। इसे एलिफेंट टस्क या हाथी टस्क सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह क्लास स्कैफोपोडा से संबंधित है। ओके, डेंटिलियम। वहीं पे बात करें मोनोप्लेकोफोरा में कौन सा एनिमल आता है, तो वह नियोप्लीना मोनोप्लेकोफोरा क्लास मोनोप्लेकोफोरा के अंतर्गत नियोप्लीना आता है। गैस्ट्रोपोडा में आपको पाइला देखने को मिलेगा और क्लास बाल्बिया में आपको यूनियो जैसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। डेंटेलियम जिसे हाथी टस्क सेल के नाम से या एलिफेंट टस्क सेल कहते हैं, या क्लास स्कैफोपोडा का एक एनिमल है। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म क्या होता है? जीवित जीवाश्म वो होता है जो बहुत ज़्यादा दिनों से अपने स्ट्रक्चर को, अपनी संरचना को, अपने रंग रूप आकृति को बिना परिवर्तित किए ही पृथ्वी पर पाया जा रहा हो, बहुत वर्षों से, बहुत सालों से पृथ्वी पर उसी रंग रूप, उसी आकृति में पाया जाता हो, बिना उसकी आकृति में परिवर्तन हुए, बिना उसकी रंग रूप में परिवर्तन हुए, तो उसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से पूछा कौन सा जीवित जीवाश्म है। क्या वो ट्राइलोबाइटस है, आर्कियोपेटेरिक्स है, नॉटिलस है, या चीता है? तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा नॉटिलस। नॉटिलस जो होता है इसे जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। यह विशेष, ये जो होता है नॉटिलस विशेष शंख होता है। ये भी एक शंख की प्रजाति है और यह आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि यह करोड़ों वर्षों से समुद्र में बिना बदले अपनी रंग रूप आकृति को बिना बदले समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है, नॉटिलस को। ठीक है, ये क्या होता है? एक शंख होता है, शंख की एक प्रजाति होती है नॉटिलस। वहीं पे बात करें आर्कियोपेटेरिक्स की, तो आप सभी को पता है आर्कियोपेटेरिक्स जो होता है ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स यानी कि पक्षी और सरीसृप के बीच की कनेक्टिव लिंक कही जाती है आर्कियोपेटेरिक्स को, क्योंकि इसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको रेप्टाइल्स और बर्ड्स, पक्षी और सरीसृप दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है आर्कियोपेटेरिक्स को। इसका जो सही जवाब हो जाएगा जीवित जीवाश्म, तो वो हो जाएगा नॉटिलस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गन सिस्टम से ना जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलता है हर एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे पूछा है ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस किसका उत्सर्जी अंग है, किसका स्क्रेटरी सिस्टम है? तो ये काकरोच का स्क्रेटरी सिस्टम है, मोलस्क का स्क्रेटरी सिस्टम है, या इकानोडर्मेटा के श्वसनीय अंग है, या फिर केकड़ा के ऑस्मोरेगुलेटरी अंग है। ऑर्गन ऑफ बोजेनस क्या है? ऑर्गन ऑफ बोजेनस जो है ये मोलस्का के उत्सर्जी अंग है, स्क्रेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्क होते हैं। ठीक है, मोलस्का के उत्सर्जी अंग होते हैं। वहीं पे बात करें कि आपका और किसमें कौन सा इस उत्सर्जी अंग पाया जाता है, तो आप देख रहे हैं फ्लैम सेल। फ्लैम सेल जो होती है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के उत्सर्जी अंग होते हैं। रेनेट सेल स्केलेहेल्मिन्थेस के स्क्रेटरी ऑर्गन है। नेफ्रीडिया एनिलिडा में पाया जाने वाला एक उत्सर्जी अंग है। और मोलस्का में जो उत्सर्जी अंग पाया जाता है वो केवर्स अंग है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिएगा। केवर्स अंग मोलस्का का उत्सर्जी ऑर्गन है। ठीक है, मालपिगियन ट्यूब ये कीट और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। क्लोरागोगन कोशिकाएं, क्लोरागोगन सेल जो है ये केचुआ का स्क्रेटरी ऑर्गन है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्लोरागोगन सेल क्या है? ये केचुआ में पाए जाने वाला एक प्रकार का स्क्रेटरी ऑर्गन है। ठीक, 2 आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क करने हैं। केवर्स अंग यानी कि ऑर्गन ऑफ केवर्स ये मोलस्का का स्क्रेटरी अंग है, और क्लोरागोगन सेल ये केचुआ का स्क्रेटरी अंग है। स्क्रेटरी अंग से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच सेल में पाया जाता है? यानी कि आपसे पूछा है इसमें से कौन सा मोलस्क के सेल में आंतरिक कवच के रूप में पाया जाता है। तो जो सीपिया होती है, सीपिया ये मोलस्क जो होता है उसमें आंतरिक कवच के रूप में पाया जाता है। सीपिया को ही आप कटल फिश के नाम से भी जानते हैं। सीपिया का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। सीपिया का कलर रेडिश ब्राउन होता है और इसे कटल फिश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सीपिया को। या आंतरिक कवच सेल पाया जाता है। ठीक है, इसमें आंतरिक कवच सेल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीप का अध्ययन विशेष रूप में घोंघा को कहलाता है। यानी कि आपसे पूछा है कि मोलस्क की स्टडी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ मोलस्क क्या कहा जाता है? मेलेकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, एंटमोलॉजी या ऑफियोलॉजी? तो
तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए और आपसे यहाँ से पूछा है कि मोलस्का का स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो कॉन्कोलॉजी दिया हुआ है और मेलेकोलॉजी, तो मोलस्का का जो अध्ययन है वो मेलेकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वहीं पे बात करें कॉन्कोलॉजी में, तो मोलस्क का जो खोल है, मोलस्क की जो परत है, उसका अध्ययन कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन, ऑफियोलॉजी में स्नैक्स का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सर्पों का। स्नैक्स का अध्ययन ऑफियोलॉजी में करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन करते हैं। कॉन्कोलॉजी में मोलस्क के खोल का अध्ययन करते हैं। और बात करें मेलेकोलॉजी में, तो मेलेकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है मेलेकोलॉजी में। अगर वहीं पे मेलेकोलॉजी और कॉन्कोलॉजी दोनों दिया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछेगा कि मोलस्क के खोल का अध्ययन किसमें करते हैं, तो आप कॉन्कोलॉजी लगा के आइएगा। अगर आपसे केवल मोलस्क पूछ ले, स्टडी ऑफ मोलस्क, तो उसमें आपको मेलेकोलॉजी मार्क करके आना है। कुछ और देख लेते हैं किसमें किसका अध्ययन करते हैं। तो मेलेकोलॉजी में मोलस्क का अध्ययन हम लोगों ने देखा, कॉन्कोलॉजी में मोलस्क के खोल का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी में चिड़िया का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में, ठीक है, चिड़िया का अध्ययन करते हैं। ऊलॉजी में चिड़िया के अंडों का अध्ययन किया जाता है। ऊलॉजी आपसे ये भी पूछ सकता है कि चिड़िया के अंडों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ऊलॉजी में चिड़िया के अंडों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी मैमल्स का अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मैमोलॉजी मैमल्स यानी स्तनधारी का अध्ययन करते हैं। सीटोलॉजी व्हेल मछली के अध्ययन को सीटोलॉजी कहा जाता है। सीटोलॉजी व्हेल मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीटोलॉजी कहते हैं। व्हेल मछली मैमल्स के ही अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी जो स्टडी होती है वो सीटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बायोल्यूमिनेसेंट है? यानी कि बायोल्यूमिनेसेंट जो अपने शरीर से बायोल्यूमिनेसेंट छोड़ती हो, जिसके द्वारा इसके शरीर में चमक होता हो। तो जो कटल फिश है, कटल फिश जिसे आप सीपिया के भी नाम से जानते हैं, यह बायोल्यूमिनेसेंट होता है। इसे कटल फिश या सीपिया कहा जाता है, या समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? समुद्र में पाया जाने वाला एक एनिमल है। ये इसके जो शरीर होता है, इस पर इंक सैक पाया जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसी के शरीर पे इंक सैक पाया जाता है, जो गहरे रंग का इंक छोड़ता है, जिससे ये अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, अपने आसपास अंधेरा कर लेता है और शिकारी से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, वहाँ से भाग जाता है। ओके, मोलस्क का श्वसन वर्णक है, यानी कि आपसे यहाँ पे रिस्पायरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्क पूछा है। मोलस्का का श्वसन वर्णक क्या है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन, इरिथ्रोसाइनिन, हीमोसाइनिन या इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरह से हीमोग्लोबिन ह्यूमन यानी मैमल्स का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, आप सभी को पता है कि हम लोगों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे हमारे ब्लड का रंग जो होता है वो रेड होता है। उसी तरह से मोलस्क में ना हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन, मोलस्क में क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। इसका जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है। इसका जो कलर होता है वो कुछ ब्लू कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें तांबा पाया जाता है, इसके ब्लड में तांबा पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। और इसका जो वर्णक होता है, ये जो हीमोसाइनिन होता है, ये इसके प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। ओके, मोलस्का के प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मोलस्क का रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी एलटी ग्रेड में आपको देखने को मिला था 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिबुका स्थित यानी कि मैंडिविल्स नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा कीट है जिसमें मैंडिविल्स नहीं पाया जाता? पहले तो ये जान ले मैंडिविल्स क्या होता है। तो मैंडिविल जो होता है ना, ये किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के कार्य में आता है। ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, खाना को तोड़ने के लिए, पदार्थ को पकड़ने के लिए, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए कीटों में पाया जाने वाला एक तंत्र जिसे मैंडविल्स कहा जाता है। तो ये जो हमारी मक्खी होती है, जिसे आप घरेलू मक्खी के नाम से जानते हैं, जिसे आप मस्का डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो मस्का डोमेस्टिका होता है। इसमें मैंडविल अनुपस्थित होता है। ठीक है, मैंडविल अनुपस्थित होता है। वहीं पे आप एनाफिलीज जैसे मच्छर वगैरह को देखें तो उसमें मैंडविल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको कोई भी क्लास आए और उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।